हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो पीजी में यानी कि एमए में जो रिसर्च पेपर लिखने के लिए दिया जाता है फोर्थ सेमेस्टर में, तो सभी को लगता है कि रिसर्च पेपर कैसे लिखा जाए, उसे किस तरह से लिखना है। आज मैं वही आपको बताने वाली हूँ कि उसका स्टार्टिंग कैसे करें ताकि आपका रिसर्च पेपर बेटर से बेटर तरीके से तैयार हो सके। तो चलिए आज उसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। रिसर्च होता क्या है, रिसर्च क्या होता है, रिसर्च कहते किसे हैं, इसके बारे में बात कर लेंगे। डिटेल्ड केयरफुल स्टडी ऑफ समथिंग टू फाइंड आउट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। रिसर्च क्या है? तो रिसर्च एक ऐसा अंग्रेजी का शब्द है, यानी कि मैं हिंदी में बता रही हूँ। तो इसमें क्या होता है कि जिसका अर्थ सिर्फ खोज ही नहीं अपितु गहन खोज होता है। इसका अर्थ अपितु गहन खोज होता है, किसी चीज का गहराई से खोज करना ही रिसर्च कहलाता है, या फिर नया आविष्कार कर उस ज्ञान परंपरा में कुछ नए अध्याय को ऐड करना ही रिसर्च कहलाता है। तो देखिए, सबसे पहले अनुसंधान प्रक्रिया के जो चरण होते हैं उसके बारे में बात कर लेंगे। अनुसंधान प्रक्रिया के जो चरण होते हैं वो यहाँ पे 9 चरण होते हैं। तो अनुसंधान प्रक्रिया में जो चरण होता है, अगर उसी तरीके से आप बनाना शुरू करते हैं तो आपका रिसर्च बहुत अच्छे से तैयार होता है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि मैंने यहाँ पे जो रिसर्च पेपर मतलब जो लिखी हूँ, ये देखिए यहाँ पे अनुसंधान प्रक्रिया के चरण। आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, इसका नोट कर लीजिएगा तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे मैं यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी तो आप लोगों को लिखने में हो जाएगा। देखिए, मैं इसमें फर्स्ट में देखिए अनुसंधान प्रक्रिया के जो चरण होते हैं उसमें सबसे पहले में क्या आ जाता है, तो सबसे पहले आता है समस्या की खोज करना। यानी कि जिस टॉपिक पे आप रिसर्च करने जा रहे हैं, आपको टॉपिक कहाँ से लेना है। तो आपको टॉपिक अपने सब्जेक्ट की मतलब किसी भी आपके सब्जेक्ट का, जैसे कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, उसमें 4-5 तो उसका पार्ट होता है। तो उस पार्ट में से आप एक टॉपिक ले लीजिए, कोई भी टॉपिक, ऐसा टॉपिक लीजिए जिस पे आपको लगता है कि हम इस पे लिख पाएंगे और इससे जुड़ा हुआ बहुत सारा बुक भी मुझे मिल सकता है और इससे अच्छे तरह से मुझे गाइडेंस मिल सकती है। तो इस बुक को, वैसे ही टॉपिक को आप चुनिए। तो आप सबसे पहले आप टॉपिक चुन लिए। टॉपिक चुनने के बाद आपको क्या करना है, उसमें आपको समस्या देखना है कि जिस टॉपिक को आपने लिया है उसमें समस्या क्या है। अगर उसमें समस्या नहीं होगी तो आप रिसर्च नहीं कर पाएंगे। तो आपको समस्या देखना होगा कि समस्या होनी चाहिए जिस टॉपिक को आप ले रहे हैं। तो समस्या आ गया। तो समस्या आने के बाद आपको क्या करना है कि उस पे आपका उपकल्पना होना चाहिए। यानी कि जो आप टॉपिक लिए हैं उस लेने के बाद आपको मन में सोचना, आपके मन में क्या विचार आए, क्या भाव आए, आपने क्या कल्पना की, वही होता है उपकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस। तो आपके मन में होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको लिखना है इंट्रोडक्शन, यानी कि जो टॉपिक आपने लिया है उस पर आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। उससे पहले आपको, यानी कि इंट्रोडक्शन जो आपने लिखा है वो प्रारूप, यानी कि रिसर्च लिखने से पहले आप प्रारूप तैयार करेंगे। प्रारूप यानी कि थीसिस जो आप लिख रहे हैं उस थीसिस का छोटा रूप, यानी कि शोध प्रारूप, वो जो आप तैयार करेंगे रिसर्च रिपोर्ट, तो उसका आपका कम पेज का होगा। यानी कि आप उसमें 12 या 15 पेज का आप लिख सकते हैं। मैं तो कहूँगी कि 10 या 12 पेज में ही आप पूरी तरह से इसको कंप्लीट कर ले। तो आपको इसमें इंट्रोडक्शन आपको 5 पेज का लिखना होगा। 4 या 5 पेज आप इंट्रोडक्शन के लिए ले सकते हैं। उसके बाद आपका आता है हाइपोथेसिस। आप हाइपोथेसिस ले लीजिए। हाइपोथेसिस आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। जब भी आप हाइपोथेसिस लिखे, याद रखिए आपको हमेशा पॉइंट में लिखना है। तो आप छोटा हाइपोथेसिस ले लें, ज़्यादा लंबा ना करें, यानी कि छोटा छोटा पॉइंट बना के आप उसमें 5 या 6 पॉइंट आप उसमें लिख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, हाइपोथेसिस आपने लिख लिया तो आपको लिखना है ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमारा उद्देश्य क्या है, जो हम काम करने जा रहे हैं, जिस चीज़ पे हम रिसर्च करने जा रहे हैं उस चीज़ का हमारा उद्देश्य क्या है। यानी कि हम किस उद्देश्य से उसको करने जा रहे हैं, उस उद्देश्य को आपको, उसको भी आपको पॉइंट में लिखना है। और वो भी छोटा होना चाहिए, ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए। इसमें आपका रिपोर्ट में सब कुछ शॉर्ट फॉर्म में रहता है, तो छोटा ही सही रहेगा। तो आपने ऑब्जेक्टिव अब तैयार कर लिया। अब आपको क्या तैयार करना है, तो आपको अब, अगर आपने इससे पहले इस टॉपिक पे किसी ने रिसर्च किया तो आपको पूर्व शोध, यानी कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर, यानी कि पूर्व शोध की जो समीक्षा होती है, इससे पहले अगर किसी ने रिसर्च किया है तो उसके बारे में आपको उसमें मेंशन करना है। और उसके बाद अगर किसी ने इस पे रिसर्च नहीं किया है, आप नवीन खोज कर रहे हैं, यानी कि इस चीज़ पे आप कुछ नया कर रहे हैं, तो वो भी आपको उसमें लिखना है। तो अब देखिए,
आपने इतना कर लिया, इतना करने के बाद आपके पास अब क्या बचा? तो आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया, हाइपोथेसिस कंप्लीट कर लिया, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया आप, और उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपका कंप्लीट हो गया। यानी कि आपने पूर्व शोध की समीक्षा भी लिख ली। उसको सारे चीज़ को ना पॉइंट में लिखना है। ये बात आप पूरी तरह से ध्यान में रखिए कि आप जितनी चीज़ यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, आपको जो भी चीज़ लिखना है ना, सारी चीज़ को पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। यानी कि 5-6 लाइन आपको पॉइंट में करके इस तरह से आपको लिख देना है। और उसके बाद आ जाता है रिव्यू लिटरेचर के बाद आता है रिसर्च मैथोलॉजी। रिसर्च मैथोलॉजी में आपको लिखना है कार्यविधि, उसकी हिंदी होती है कार्यविधि या अध्ययन पद्धति भी बोल सकते हैं। विधि में जो आता है कार्यविधि की, यानी कि आपकी मैथोलॉजी के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट कौन सा हो गया? तो प्लेस आ जाता है, यानी कि जो हम जिस जगह का कर रहे हैं रिसर्च वो लिखेंगे, यानी कि जगह और क्षेत्र, उस क्षेत्र के बारे में हमें लिखना है। और उसके बाद आ जाता है रिस्पोंडेंट, यानी कि हमें जो सैंपल लेना है, हम जो टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं उसे हम किस तरीके से उसकी चेक करेंगे, उसकी जांच करेंगे, उसके लिए हमें सैंपल की ज़रूरत पड़ेगी। तो सेकंड आ जाता है सैंपल। थर्ड में आ जाता है टूल्स। टूल्स में क्या होता है कि टूल्स के 4 भाग हो जाते हैं। अब टूल्स में कौन कौन सा पार्ट हो जाता है? तो फर्स्ट उसमें आ जाता है आपका ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन यानी कि निरीक्षण। आपको निरीक्षण करना है उसमें जाके अपने रिसर्च के वाले प्लेस पे, कि आपने जो टॉपिक पे रिसर्च लिया, यानी कि समझ लीजिए आपने मधुमेह पे लिया, यानी कि डायबिटीज़ पे आप लिया है, तो आपने एज ग्रुप बांटा होगा कि आपने किस एज के आदमी को आप इसमें शामिल कर रहे हैं, वो और किस क्षेत्र के हैं। तो आपको इस चीज़ पे रिसर्च करना होगा, तो आपको क्या करना होगा उसके लिए, ये शुगर जांच करने वाला जो मशीन होता है वो आपको लेकर के जाना होगा उसका निरीक्षण करने के लिए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज डैट आपने कहीं पे किसी वर्कर का आपने ले लिया, कहीं पे जो होटल में काम कर रहा है या फिर जो पुल निर्माण करते हैं, कुछ बनाते हैं, आपने उस बिल्डर का ले लिया। तो आप क्या करेंगे कि वहाँ जाएंगे और आसपास से देखेंगे कि वो जो काम कर रहे हैं उन्हें मतलब काम करने में कितनी ऊर्जा की खपत हो रही है, और वहाँ का साउंड कैसा है, वहाँ की जो मैनेजमेंट है वो कैसी है, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उन्हें क्या समस्या हो रही है काम करने में। तो वो सब आपको उसमें निरीक्षण करना है। सेकंड आ जाता है सर्वे। सर्वे यानी कि सर्वेक्षण। आपको सर्वेक्षण करना है, उसके पास जाकर उन्हें पूछताछ करना है उनके बारे में कि हाँ अच्छा आपको ये काम कर रहे हैं तो आपको किस तरह से इसमें तकलीफ हो रही है या फिर कोई समस्या है ऐसी, तो मुझे बताइए। तो वो हो गया, आपको उसमें वो मेंशन करना रहता है। और उसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन आर और उसके बाद शेड्यूल। तो क्वेश्चन आर में क्या करना होता है आपको कि क्वेश्चन बना के आपको बाय पोस्ट वहाँ पे भेजना रहता है, या फिर आप मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप उसको क्वेश्चन भेज सकते हैं, और उस क्वेश्चन में उनको अपने तरफ से आंसर देना रहता है कि हाँ हमें ये तकलीफ है, हाँ जब हम ये करते हैं तो हमें ये होता है, मतलब जो उनको समस्या है आपने क्वेश्चन लिखा वो उनका आंसर देंगे। ये हो जाता है क्वेश्चनर, यानी कि प्रश्नावली। प्रश्नावली में यही रहता है। और उसके सबसे लास्ट में आ जाता है इंटरव्यू शेड्यूल, यानी कि अनुसूची। अनुसूची में क्या होता है कि आपने जो क्वेश्चन लिखा है उसमें क्या होता है कि आपको ही लेकर के उस आदमी के पास जाना है और उससे पूछना है कि आपको क्या समस्या है, आपको क्या होती है तकलीफ, क्या नहीं होती है, आपको पूछ पूछ कर वहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, उत्तर होने की मिलने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है अनुसूची में, इंटरव्यू शेड्यूल में। और क्वेश्चन यानी कि प्रश्नावली में आपको आंसर मिलने की संभावना बहुत कम रहती है, उसमें नहीं के बराबर आपको आंसर मिल पाता है। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा आंसर मिल जाता है, यानी कि आप खुद लेकर जा रहे हैं, आप उससे पूछ रहे हैं, उनको हाँ या ना में सिर्फ उत्तर देना रहता है। तो आपका ये काम सबसे ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो मैं आपको कहूँगी कि आपसे संभव हो तो आप क्वेश्चन आवर ले लें। अगर व्हाट्सएप ग्रुप से आप उससे जुड़े हुए हैं तो आप व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हैं, मोबाइल से आपको पता चल जाएगा। और नहीं तो आप सबसे अच्छा कीजिए, आप इंटरव्यू शेड्यूल ले लीजिए, उसमें आप अनुसूची के द्वारा ही उसे पता कर पाएंगे। तो ये था आज का मेरा सबसे और उसके बाद देखिए मैथोलॉजी कंप्लीट करने के बाद आपको सिग्निफिकेंट ऑफ स्टडी, यानी कि इसके अध्ययन के क्या लाभ हैं, क्या महत्व हैं, उसके बारे में आपको मेंशन करना होगा। तो आप उसको भी पॉइंट में लिख सकते हैं, वरना ऐसे भी 4-5 लाइन में आप लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका सिग्निफिकेंट ऑफ स्टडी के बाद आपका आता है निष्कर्ष।
यानी कि समरी एंड कंक्लूजन, तो आप वो लिख सकते हैं, उसको भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। निष्कर्ष आपका एकदम अच्छा होना चाहिए, आप ढंग से आपने मेंशन किया उसके बारे में कि आपने जो रिसर्च किया उस पे क्या निष्कर्ष निकल कर आया। वो उसके बाद आता है आपका संदर्भ ग्रंथ सूची, यानी कि रेफरेंस जो हो जाता है, यानी कि इससे पहले जो किसी ने इस चीज़ पे रिसर्च किया या फिर आपने रेफरेंस जो है, आप रेफरेंस किसी भी बुक से लेके लिख सकते हैं। आपने आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड कोई भी बुक अगर आपके पास हो अवेलेबल, उसके लास्ट में आप देखिएगा कि रेफरेंस लिखा रहता है, यानी कि संदर्भ ग्रंथ सूची लिखा रहता है। आप उसमें से भी उठा के अपने रिसर्च में डाल सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं आती, आप किसी का भी लिख सकते हैं। तो वैसे आपको मिल जाए तो आराम से आप उसमें से लिख लीजिए, हाँ 7-8 लिख सकते हैं उसमें। तो आज के लिए बस इतना ही। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो देखते रहिए। मैं आप लोगों के लिए होम साइंस यूएससी नेट के प्रैक्टिस सेट डेली लेकर के आती हूँ, और आपके लिए कुछ कुछ मोटिवेशनल वीडियो, और समटाइम्स मैं आपके लिए कुछ जो एमए से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको समस्या हो तो उस तरह का मैं वीडियो आपके लिए लाती हूँ। तो देखते रहिए। थैंक यू।